बेटी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, करें इनमें से कौन कारक मृदा निर्माण में सहायक है? तो इसमें स्थानीय जलवायु जो मृदा निर्माण में पर्वतीय चट्टानें और वनस्पति और जीव। स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानें और वनस्पति और जीव है जो इसमें से मृदा निर्माण में सहायक हैं। ठीक है, तो स्थानीय जलवायु पर पूर्ववर्ती चट्टानें, वनस्पति और जीव। लावा मिट्टियाँ पाई जाती तो कहाँ पे पाई जाती? मालवा के पठार में। मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती, मालवा के पठार में। बिहार में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? तो 11.9%। 11.9% है जो कृषि कार्य के लिए भूमि उपलब्ध है, 11.9%। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होता है, नाइट्रोजन की कमी होता है। कीटभक्षी पौधे उगते हैं जिसमें क्या कमी रहता है? तो नाइट्रोजन की कमी रहता है, नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकती है? तो बाढ़ नियंत्रण जो भूमि ह्रास के संरक्षण से उपयुक्त है, बाढ़ के नियंत्रण। बाढ़ के नियंत्रण से भूमि का ह्रास नहीं होगा, इसलिए बाढ़ का नियंत्रण करना चाहिए। लाल मृदा का रंग लाल होना किसके कारण होता है? तो इसका लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति कारण। लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति कारण लाल मृदा रंग का लाल होता है, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति कारण। कह रहा है कि जलोढ़ प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्व तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती हैं। तो जलोढ़, इसका कह रहा है कि जलोढ़ मृदा है जो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, ये भी सही है, प्रायद्वीपीय प्रदेश के पूर्वी तट के नदियों पर और नदियों की घाटियों पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों पर द्वारा निक्षेपित होने जाने वाली जलोढ़ मृदा खादर कहते हैं। ठीक है, तो इसका 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में किसका पाई जाती है? अधिक मात्रा में पोटास पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाले नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी है जो चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, अम्लीय मिट्टी, चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य मृदा में उर्वरता का ह्रास होना। मृदा अवकर्षण में घटना होता है। ठीक है, तो मृदा की उर्वरता का ह्रास होना मृदा का अवकर्षण कहलाती है। किसका उपयोग करके मृदा की लवणता और क्षारीयता की समस्या के समाधान किया जाता है? जिप्सम का उपयोग करके मृदा में लवणता और क्षारीयता की समस्या को समाधान किया जा सकता है। जिप्सम की कमी को जिप्सम के यूज करके लवणता और अम्लता को दूर किया जाता है। मृदा अपरदन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पवन और जल मृदा अपरदन की 2 शक्तिशाली कारक हैं। ये ठीक है, पवन और जल क्या है? तो मृदा अपरदन के 2 शक्तिशाली कारक हैं। समतल भूमियों की मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपरदन होता है। समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद क्या परत अपरदन टूटता है। ठीक है, अवनालिका अपरदन समांतर तीव्र ढालों पर होती है, ये भी सही है। अवनालिका अपरदन कहाँ होती है? तीव्र ढालों पर होती है। फिर कह रहा है कि मृदा के संबंध में दिया गया है, कह रहा है कि मृदा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही को चुनना। जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होते हैं, तो ये गलत है। जलोढ़ मृदा में क्या पाई जाती है? पोटास की अधिक मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन की नहीं। जलोढ़ मृदा में पोटास पाई जाती है। काली मृदाएं लोहे एवं चूने की समृद्ध होती है। काली मृदा में क्या होती है? तो आयरन और चूना अधिक मात्रा में परंतु नाइट्रोजन हीन होती है, सही है। काली मृदा में लोहे और चूना क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है, नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में होती है। लैटराइट मृदें लोहा और एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हानि होती है। ठीक है ना, पोटेशियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम से हानि होती है।
तो लोहा लैटेराइट मृदा में क्या होती है, लोहा और एल्युमिनियम एस्मिड होती है, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम ह्रास होती है, ठीक, कम होती है। तो लैटेराइट मृदा लोहा एल्युमिनियम एस्मिड होती है, और काली मृदा में लोहा चूने एस्मिड होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। 2 और 3 सही हो जाएगा। भारत में मृदा क्षय की समस्या निम्न से किससे संबंधित है, वैदिक कृषि और वन उन्मूलन, उष्णकटिबंधीय इस दिया गया है। तो इसमें से कौन होगा, तो वन उन्मूलन के कारण मृदा क्षय की समस्या भारत में देखी जाती है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, वन उन्मूलन से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो ये कह रहा है कि संसावर्धन यानी फसलों के हेरफेर, मृदा के संरक्षण किया जाता है फसलों के हेरफेर यानी संसावर्धन के द्वारा, संसावर्धन के द्वारा, बालू की बाढ़ के द्वारा, वेदिका निर्माण यानी ट्रेसिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है, वेदिका निर्माण के द्वारा, संसावर्धन के द्वारा और वायु रोध के द्वारा। ये सब कुछ वायु मृदा को संरक्षण किया जाता है इस विधियों द्वारा, संसावर्धन यानी फसलों के हेरफेर द्वारा, वेदिका निर्माण यानी ट्रेसिंग के द्वारा और वायु रोध के भी द्वारा क्या होता है, मृदा को संरक्षण किया जाता है। भारत में मृदा का जिस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी होता है, जस्ता की। भारतीय मृदा में किसकी कमी अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो जस्ता की। भारतीय मृदा में किसका सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कमी, जस्ता की। कह रहा चंबल घाटी के में खोह गड्ढे के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किसका प्रारूप का प्रवर्धन है, अवनालिका के। चंबल की घाटी में बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं और उसका निर्माण का कारण क्या है, तो अवनालिका के कारण। अवनालिका के कारण क्या होते हैं, तो चंबल की घाटी में बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं अवनालिका के कारण, अवनालिका अपर्दन के कारण। अवनालिका अपर्दन कहाँ होते हैं, तो ढालों पर होती है, ठीक है। करब कृषि मृदाओं में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। करब मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इनकी जन धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, ये गलत है। कृषि मृदा जो कार्बनिक पदार्थों के उच्च अंश में इसकी जनधारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करती है, गलत है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी गलत है। कह रहा है कुछ समय अवधि के लिए सिंचाई कुछ कृषि या भूमि को लवना भवन में योगदान कर सकती है, मतलब सिंचाई कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों को लवना भवन में क्या करती है, योगदान कर सकते हैं। सिंचाई करने के बाद लवण की मात्रा बदल जाती है। कह रहा है कि कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर देती है, तो मटर हो गया, ये सब क्या हो गया, तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर देती है। कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी इस रंग किसका होता है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण, किसका, फेरिक ऑक्साइड के विद्यमानता के कारण। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो मटर। नाइट्रोजन भरपूर करती है मटर। भारत के कुछ भागों में, तो वही क्वेश्चन है। हिमालय की मिट्टियाँ, कथन में कहा गया हिमालय की मिट्टियाँ ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये गलत है। हिमालय में सर्वाधिक वनाच्छादित होते हैं, ये सही है। हिमालय में सर्वाधिक वनाच्छादित होते हैं, हिमालय में ह्यूमरस की प्रचुर मात्रा, ये गलत है, ठीक है। तीसरा ये गलत है, लेकिन किंतु आर सही है, ठीक है। भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008 में कितनी भूमि थी, तो 3.38%। कितना, 3.38% भारत में चारागाह के अंतर्गत भारत की भूमि थी 3.38%। 3.38% चारागाह भारत में। क्या निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलें में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो बोड़ा या लोबिया में। हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, बोड़ा या लोबिया में। लोबिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, बोड़ा या लोबिया में, ठीक है। बोड़ा या लोबिया, बोड़ा जो है खाते हैं सब्जी में।
कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है, तो वैदिक कृषि से। मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित, झूम कृषि से और वनोन्मूलन से, ठीक है। वैदिक कृषि ये संरक्षण करती है, ठीक है ना, वैदिक कृषि या ट्रेसिंग से संरक्षण किया जाता है। तो करा मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है, तो वनोन्मूलन और झूम कृषि से। वनोन्मूलन से मृदा अपरदन की समस्या उजागर होती है, ठीक है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। कह काजू की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, तो काजू की खेती होती है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भारत में क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण की प्रभावित करती है, तो उच्च आवास, वनस्पति, जलवायु और टाइम। ये सब कुछ ही तो मृदा निर्माण का प्रभावित करती है। कौन कौन, उच्च आवास हो गया, वनस्पति हो गया, जलवायु हो गया, समय। उच्च आवास, वनस्पति, जलवायु, समय, ये सब क्या है, तो मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और पंजाब में। तो आंध्र प्रदेश में काली मृदा नहीं पाई जाती है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब। आंध्र प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ो। करा कि निम्न में से विशेषताएं काली मृदा से संबंधित है, तो काली मृदा लंबे समय तक नमी बनाने रखती है, तो ये सही है। काली मृदा क्या करती है, तो लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। और दूसरा पॉइंट करी काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्वों की अधिकता होती, तो ये गलत है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव तत्वों की अधिकता नहीं पाई जाती, केवल काली मृदा लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। कह रही है कि निम्न में से, अरे यार, निम्न में से कौन सा उपाय जो मृदा संरक्षण में प्रभावी होते हैं, तो ढालों में कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना। ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती करना, ये रोकना, ये सही में मृदा का संरक्षण है। अति चराई को नियंत्रित करके और स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करके, ठीक है। तो ये सब उपयुक्त में से सभी है, जिसके द्वारा ढाल कृषि पर योग्य भूमि को खेती के लिए रोकना और अति चराई को नियंत्रित करना और स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करके क्या करती है, तो मृदा को संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण को प्रभावी रोकती है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है। कह रहा है लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन पर विचार करें। लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार और आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं। कहाँ पे लाल मृदा का विकास कहाँ हुआ है, जहाँ पे क्या है, रवेदार आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं। रवेदार आग्नेय चट्टान जहाँ पे पाए जाती है वहाँ पे लाल मृदा का विकास हुआ है। लाल मृदा का विकास कहाँ हुआ है, जहाँ पे रवेदार आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं वहाँ पे लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, ये सही है। फिर दूसरा पॉइंट करा है कि लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। लाल मृदा जलयोजित होने पर कैसी दिखाई पड़ती है, पीली दिखाई देती है, ये भी सही है। तो लाल मृदा किसके द्वारा निर्माण होता है, रवेदार आग्नेय चट्टान के द्वारा। और लाल मृदा जलयोजित होने पर कैसी दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही। फिर करा निम्नलिखित में से किसका कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है, तो मृत्तिका का कण है जो, यानी मिट्टी का व्यास कितना है, 0.002 मीटर से मिलीमीटर से कम होता है मृत्तिका यानी मिट्टी का। कौन सा क्षेत्र में पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, तो भारी वर्षा और उष्ण आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। जहाँ पे भारी वर्षा हो और उष्ण आर्द्रता से युक्त क्षेत्र हो, जहाँ पे उष्ण आर्द्रता और भारी वर्षा हो, वहाँ पे पीट मृदा का विकास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पीट मृदा का विकास कहाँ होता है, जहाँ पे भारी वर्षा और उष्ण आर्द्रता युक्त क्षेत्र हो, जहाँ पे क्या होती है, पीट मृदा का विकास होती है। और नेक्स्ट कर है कि भूमि ह्रास के रोकने का क्या उपाय, तो इनमें से उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना। भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है, तो उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना और जलमग्न भूमिका का उद्धार करना। तो इनमें से सभी है जो भूमि के ह्रास को रोकने के लिए
भूमि ह्रास को रोकने के लिए किया जाता है। उपजाऊ भूमि में कल कारखाने न खड़ा करना, पहाड़ी भागों में नुमा खेती न बनाना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, इनमें से सभी हो जाएगा। कह बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्राय कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में प्राय मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृदा के अपरदन रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा क्या हो जाता है? मृदा को अपरदन को रोकती है वनारोपण द्वारा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ घाटियाँ कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत में जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में जलोढ़ मिट्टी और बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के मिट्टियाँ का जलधारण क्षमता क्या घटता हुआ क्रम में क्या है? तो पहले मृतिका बनती है, मृतिका से गाद बनता है, गाद से क्या बनती है? बालू बनती है। ठीक है, तो मिट्टियों के जलधारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो पहले जलधारण मृतिका में होते है, उसके बाद गाद बनती है, फिर बालू का निर्माण होती है। इसका मृतिका गाद बालू, मृतिका गाद बालू, इसका जलधारण क्षमता घटता हुआ क्रम है मृतिका गाद और बालू। कह दोमटी मिट्टी होती है जिसका कौन सा कण मिलता है? तो दोमटी कण में क्या होती है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं, बालू कण, पाशु कण, चिकना कण, ये सब सभी मिलते हैं दोमटी मिट्टी में। ठीक है, फिर आगे देखो कह रहा है कि दक्षिण के ट्रैप में रेगुड़ मिट्टी काली होती है। रेगुड़ मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी, ये सही है। और काली मिट्टी में क्या होता है? ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में होती है, ये गलत कह रहा है। काली मिट्टी में ह्यूमरस कितने होता है? इसका नमी, काली मिट्टी में नमी की अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ये सही है, किंतु आर क्या है? गलत है। कह रहा भूमि और मिट्टी के कटाव से कैसे रोका जा सकता है? तो भूमि और मिट्टी को कटाव को रोकी जा सकती है कैसे? फसल चक्र अपनाकर, फसल चक्र को अपनाकर और वनों का अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर और पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके क्या होता है? भूमि और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, करें इनमें से कौन जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है? तो छोटा नागपुर का पठार है जहाँ पे क्या होती है? तो लाल मिट्टी का क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार में। क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। खैर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही नहीं है। काली मिट्टी आर्द्रता नम धारण क्षमता वाली होती है। काली मिट्टी की स्थानीय भाषा को रेंगुर मिट्टी कहते हैं। क्रेब्स चक्र के रेंगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से क्या होती है? क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी के अनिवार्य रूप से होती है, ये सभी सही है। बाकी सब क्या है? तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। काली मिट्टी आर्द्रता नमी धारण क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी की स्थानीय भाषा में रेंगुर मिट्टी कहते हैं। और क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी के अनिवार्य रूप परिपक्व मिट्टी है। रेंगुर मिट्टी है जो क्रेब्स के अनुसार रेंगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से क्या है? परिपक्व मिट्टी है, तो इसका ये हो जाएगा गलत। फिर कह रहा लवणीय मृदा के किन खनिजों पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? तो लवणीय मृदा में सबसे अधिक पाया जाता है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम में जो लवणीय मृदा में खनिज पदार्थों के अनुपात अधिक होती है तो मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम पाई जाती है। लवणीय मृदा में मैग्नीशियम, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, पौधे के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में। पौधे के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों के सबसे अधिक मिट्टी मिलता है किस मिट्टी में पानी मिलता है अधिक? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी में। फिर कह रहा है कि भारतीय लैटराइट मिट्टी जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन कह रहा है बेस साधारणतः लाल रंग की होती है लैटराइट, ये सही है। फिर कह रहा है बे नाइट्रोजन और पोटास के समृद्ध होते, ये गलत है। फिर कह रहा है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विकास हो, ये भी गलत है। फिर कह रहा है इनका मिट्टियाँ टैपियोका और काजू की अच्छी उपज के लिए होती है। लैटराइट मिट्टी में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये दोनों सही है। तो इसका लाल रंग होते हैं और टैपियोका और काजू की अच्छी फसल उगाई जाती है लैटराइट मिट्टी में, टैपियोका। ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। जलोढ़ उत्तर प्रदेश में, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक है, कह रहा है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए डैश फसल उगाई जाती है, तो इसका दलहन फसल है जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, दलहन फसल। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहा है कि
भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड। लाल रंग होने क्या है इसका प्रमुख कारण है? तो लाल रंग होती है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि मृदा के विभिन्न परतों के संरचना नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है पौधे में मृदा की आवश्यक जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल के संयोग से ऊपरी परत का संस्तरण होता है। मृदा निर्माण का प्रयोग नीचे परत की सबसे पहली बनती है। तो एक और दोनों क्या सही हैं? पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल संयोग से ऊपरी परत का स्तर पर बनता है। ठीक है, तो ये सही है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है। मृदा निर्माण सबसे पहले नीचे की परत बनती है। ठीक है, तो इसका एक और दोनों सही हो जाएगा। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा मिट्टी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी अर्थात मध्यकार या कणों वाली मिट्टी। कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो दोमट मिट्टी अर्थात मध्यम आकार के कणों वाला मिट्टी होती है जो पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी और मध्यम आकार के कणों वाला। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है? तो महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी मिलती है। महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। कह रहा है कृषि कार्य के लिए कौन सी मिट्टी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जलोढ़ मिट्टी है जो कृषि कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जलोढ़ मिट्टी। फिर कह रहा है कि कौन सा कथन लैटेराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो गलत को चुनना। तो कह रहा है मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, ये सही है। ये बहुत अपक्षालित मिट्टियाँ होती है लैटेराइट मिट्टी, तो ये भी सही है। लैटेराइट मिट्टी क्या होती है? अपक्षालित होती है। और ये मृदाएं प्रायद्वीपीय ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? प्रायद्वीपीय ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कह रहा है कि लैटेराइट ये मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है। तो कृषि के लिए नहीं होती, कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, 3 गलत है। कह रहा है मृदा की लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ मृदाओं को अपरागमय बना देती है। लवणीय भवन मतलब कह रहा सिंचित क्षेत्र पर लवणीय भवन पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो या कुछ मृदाओं को क्या करती है? अपरागमय बना देती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लवणीय कौन से कथन सत्य चुनना है? कह रहा है लवणीय मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क जल क्रांत क्षेत्र के अनुरूपों में पाई जाती है। तो ये सही है। लवणीय मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क के क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क और अर्ध शुष्क में पाई जाती है लवणीय मृदा। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय समुद्राओं का विकास का बढ़ावा मिलता है। तो डेल्टा प्रदेश में क्या होती है? जब समुद्र जल के भर जाने से लवणीय मृदा का विकास का बढ़ावा मिलता है। डेल्टा प्रदेश में लवणीय मृदा का विकास कैसे होती है? तो समुद्र जल को भर जाने से लवणीय मृदा का विकास को बढ़ावा मिलती है। तो एक और दोनों सही हो जाएगा। लवणीय मृदा के लिए शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र पाए जाने चाहिए। और दूसरा कारण है कि डेल्टाई प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदा का विकास को बढ़ावा मिलता है। तो ये भी सही है। आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि गंगा मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती तो बांगर, और नई मिट्टी को बांगर कहते हैं, और पुरानी मिट्टी को बांगर। भारत की कितनी भूमि कृषि की जाती है? तो 48.83% है जो भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो 48.83% पर भारत में कृषि की खेती योग्य भूमि है 48.83%। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। तो काली मिट्टी है जो नमी रोक कर रखती है, काली मिट्टी। और कह रहा भारत में सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो रही? तो अति सिंचाई से। अति सिंचाई से क्या हो रहा है? तो अति मतलब अधिक सिंचाई से भारत में लवणीय हो रहा है। अधिक मृदा क्या हो रहा है? लवणीय हो रहा है अधिक सिंचाई से। ठीक है, अधिक सिंचाई से। ठीक है, कृषि का उपयोग कर मिट्टी की लवणता में क्षारीयता की समस्या दीर्घकालीन हल है।
तो लवणता और क्षारीयता दूर किया जाता है जिप्सम के द्वारा। कार्य कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो बीज संशोधक। बीज संशोधक के द्वारा उर्वरता को प्राप्त करने का नहीं है, ठीक है। तो मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है, बीज संशोधक द्वारा मिट्टी की उर्वरता नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। करा कि किस मृदा को रेंगुर मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहते हैं। फिर भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना थी? 30%। भारत में पर्वत कितना? 30% है। जो भारत में पर्वत है कितना परसेंट? 30%। करा कि उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होते? उत्खात भूमि का विकास, तो उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होती? तो अवनालिका अपरदन से। उत्खात भूमि का विकास किसके द्वारा होते हैं? अवनालिका अपरदन के कारण होती है। उत्खात भूमि का निर्माण अवनालिका अपरदन से होती है। करा भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? ये प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरुउपांत के लिए नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने का निम्न समतल के मैदान और अपतन के बढ़कर फैलने की संभावना युक्त गुल्म भूमि। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियां नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदी द्वारा मिट्टी निर्माण होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी का निर्माण होती है? जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपी क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? और अधिकांश आंध्र प्रदेश में मृदा मखराला लैटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोनों के दोनों क्या है? गलत है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल प्रतिशत से कम है, ये गलत है। और अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखराला यानी लैटेराइट प्रकार की। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा क्या है? तो लैटेराइट। तो लैटेराइट नहीं, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट नहीं पाई जाती आंध्र प्रदेश में। करा निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं से सही क्रम को पहचानिए। तो कौन है? आसफॉल अपरदन, फिर परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। तब मृदा अपरदन का करा मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को क्या करना? पहचानना। तो आसफॉल अपरदन होता है, फिर परत अपरदन होता है, फिर रील अपरदन होता है, फिर अवनालिका अपरदन। आसफॉल, फिर परत, फिर रील, आसफॉल परत रील अवनालिका। आसफॉल परत रील अवनालिका। आसफॉल परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका। पहले आसफॉल होता है, फिर परत आता है, आसफॉल के बाद परत, रील, अवनालिका। आसफॉल परत रील अवनालिका, ये सब सही क्रम है, ठीक। करेक्ट। लैटेराइट मिट्टी का प्रधान क्या होता है? तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में यानी केरल में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो लोहे के ऑक्साइड लैटेराइट मिट्टी में। लोहे के ऑक्साइड किसमें मिलते हैं? लैटेराइट में। लोहे के मिट्टी कहाँ मिलते हैं? तो लैटेराइट में मिलते हैं। कराए कि निम्न में कौन सा मृदा के घटक हैं? तो खनिज, हिमरस, जल, वायु। खनिज मृदा का घटक क्या है? तो खनिज भी है, हिमरस भी है, जल भी है, वायु भी है। तो ये सब सभी के सभी उपयुक्त में से सभी है जो मृदा का घटक है। फिर करें तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइम का प्रयोग किया जाता है। मतलब अम्लीय मिट्टी को तेजाबी मिक्स क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अम्लीय मिट्टी के कृषि योग्य बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? लाइम। और क्षारीयता के लिए जिप्सम मिलाते हैं। क्षारीयता के लिए जिप्सम और अम्लीय के लिए लाइम मिलाते हैं, लाइम। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन यानी इरोजन अत्यधिक प्रभावित करती है? तो इरोजन को अत्यधिक प्रभावित करती है चंबल की घाटी। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल की घाटी जो मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है, चंबल की घाटी। चंबल की घाटी जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं मृदा अपरदन के कारण। कर पंजाब में भूमि का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि का ह्रास है जो अत्यधिक सिंचाई होती है पंजाब में, जिसके कारण पंजाब की भूमि का हो रही है, भूमि का ह्रास हो रही है। मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। मालवा की पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी मिट्टी है? मालवा की पठार कहाँ पे है?
मालवा की पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कह रहे मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव, जो नदियों के जल प्रवाह की क्षमता में कमी है, तो ये सही हो जाएगा। नदियों के जल में प्रवाह में क्षमता में कमी और नदी घाटियों के आसपास क्षेत्रों में बाढ़ का आना। तीसरा, मृदा की उर्वरता में कमी। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। मृदा अपरदन का दुष्प्रभाव क्या है? नदियों के जल प्रवाह की क्षमता में कमी हो जाएगा। मृदा अपरदन से नदियों के जल प्रवाह में क्षमता में कमी हो जाएगा। यह है नदी घाटियों के आसपास क्षेत्रों में बाढ़ का आना और मृदा की उर्वरता में कमी हो जाएगा। तो ये मृदा अपरदन का दुष्प्रभाव है, ये सब सभी है। फिर कह रहा है कि इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी होती है। और मालवा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी होती है? मालवा क्षेत्र में भी काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। मालवा क्षेत्र में भी काली मिट्टी, और काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। करेवास मृतिका, जो जफरान यानी केसर के स्थानीय प्रकार के उत्पादन के उपयोग किया जाता है। तो कश्मीर हिमालय में करेवास मृतिका जफरान की खेती की जाती है। कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में। कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में जाफरान यानी केसर की खेती किया जाता है। कौन से हिमालय में? तो कश्मीर हिमालय में। फिर कह रहा है कि भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो लैटेराइट मिट्टियाँ लाल रंग की होती है, ये सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती है, ये गलत है। नाइट्रोजन और पोटास में नहीं होती है। फेरिक ऑक्साइड इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। कर उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश का अच्छा विकास, ये भी गलत है। इसका विकास है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है मालाबार तट पर। फिर टैपियोका और काजू के लिए अच्छी उपज है, तो ये सही है। तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे? सही। बाकी सब क्या है? गलत है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है। किसका? कैल्शियम की मात्रा पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कैल्शियम की। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसे अपक्षयन से हुई? तो काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई? तो बिद्री यानी फीसर ज्वालामुखी चट्टान से। बिद्री या फीसर ज्वालामुखी चट्टान से काली कपास मृदा की रचना हुई है। काली मृदा कपास की मतलब काली मृदा किससे निर्माण हुई? तो बिद्री या फीसर ज्वालामुखी चट्टान से। बिद्री या फीसर ज्वालामुखी चट्टान से काली कपास मृदा की रचना हुई है। बीदर या फीसर ज्वालामुखी चट्टान से काली कपास मृदा की रचना हुई। ठीक है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, तो ये सही है। कपास के लिए क्या होती है? उपयुक्त है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये गलत है। इसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा नहीं है। लेकिन काली मिट्टी में क्या रहती है? तो काली मिट्टी में इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। किसका होती है? नमी का अधिक होती है। फिर कह रहा है समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना संभावना? 6 से 7 हो। समान फसल के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। कितना? 6 से 7। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो बालू दोमट में जल धारण। कह रहा है नमी कहेगा तो किसमें? काली मिट्टी में। फिर कह रहा है कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक कम किसमें होता है? बालू दोमट मिट्टी में। जल धारण क्षमता सबसे कम किसमें होता है? बालू दोमट मिट्टी में। बालू दोमट में जल धारण क्षमता सबसे कम। लेकिन कहेगा नमी किसमें? तो काली मिट्टी में। जल धारण क्षमता सबसे कम बालू दोमट मिट्टी में। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के अनुवार प्रभाव? तो लैटेराइट मिट्टी में लोहे के अतिरिक्त मात्रा में पाए जाते हैं। लैटेराइट मिट्टी में। किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो शिवालिका के पहाड़ी के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो शिवालिका पहाड़ी के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या अधिक मिलती है। शिवालिका पहाड़ी के पाद क्षेत्र में। पाद मीन्स पैर होता है। ठीक है ना। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मृदा है। जो मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार है जलोढ़ मृदा। मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार है जलोढ़ मृदा। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार क्या है? तो जलोढ़ मृदा। भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ क्या है? जलोढ़ मृदा। फिर कह रहा है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे? तो गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे? तो लवणीय मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में सर्वाधिक भारत में लवणीय मृदा पाई जाती है, गुजरात में।
आगे बढ़ो। कह रहा फसल चक्र का आवश्यक है, तो फसल चक्र आवश्यक है। मृदा की उर्वरता शक्ति में क्या करती है? वृद्धि करती है। फसल चक्र चेंज करके उपजाना फसल चक्र कहलाता है, जो मृदा की उर्वरता की शक्ति को वृद्धि करती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो खेतों में जिप्सम का उपयोग करके क्या करती है? तो मिट्टी के खारापन और क्षारीयता को समस्या को समाधान किया जा सकता है जिप्सम के उपयोग करके, और लाइम के उपयोग करके अम्लीयता को दूर किया जाता है। लाइम का उपयोग करके, जिप्सम के उपयोग करके क्षारीयता को दूर किया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में क्या पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में झारखंड में काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के राजमहल पहाड़ी में पाई जाती है। राजमहल पहाड़ी में पाई जाती है। राजमहल पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में। काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल की पहाड़ी पर। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार का मिट्टी बनती है? तो रवेदार और रूपांतरित चट्टान के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होती है। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होती है? लाल मिट्टी। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होती है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होती है। लाल मिट्टी है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे पॉलिटी है, ठीक है। 134 क्वेश्चन है। राज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक के स्वतंत्रता का संरक्षण करती है? तो एक आर्टिकल 21 है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र का संरक्षण करती है। आर्टिकल 21। कर बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 22 के तहत। किसके? 20 और 22 के तहत क्या करता है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा करती है कौन? आर्टिकल 20 और 22। आर्टिकल 20 और 22 जो बंदी बनाए गए समय पर उसकी मौलिक अधिकार को रक्षा करता है, आर्टिकल 22। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किस संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिए गए मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे दिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। कर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कौन सा एक राजनीति नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान में जोड़ा गया? तो मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक संविधान में बाद में जोड़ा गया था। नीति निर्देशक कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया था? मुफ्त कानूनी सलाह। कह उन मौलिक अधिकारों उन मौलिक अधिकारों के भारतीय नागरिकों को प्राप्त है पर गैर नागरिकों के नहीं। गैर नागरिकों के क्या नहीं प्राप्त है? तो इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता गैर नागरिक को नहीं दिया गया। फिर है अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये भी नहीं दिया गया। कानून के समझ क्षमता सभी को दिया गया। जीवन की और स्वतंत्रता की संरक्षण ये सभी को दिया गया। विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया। कौन कौन? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ो। कर उन मौलिक भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया, तो वही क्वेश्चन है। कर निम्न में से कौन सा समिति सदस्य नहीं रहे? तो एम.आर. अन्तुल्य, एक्सआर और CM स्टीफन, ये सब सदस्य। हरिदेव जोशी, ये समझ में नहीं आया कौन क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अगर भारत की प्रभुता एवं एकता को अखंडता की रक्षा करने और क्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया? तो तीसरे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया? तीसरे पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और अक्षुण्ण रखने की मौलिक कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। एकता और अखंडता को
अक्षुण्ण रखने का मौलिक कर्तव्य 3 में दिया गया है। ठीक है, भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया किसी संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है किसमें, संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मूल अधिकार को हमारे लोगों को एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बोले थे कि मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ यह समझौता कहा था। प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था कौन? एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोले थे। फिर करा भारत के न्यायपालिका और कार्यपालिका को प्रतिक्रम किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। फिर करा 40वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रावधान में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 43 के ए द्वारा कहा गया है कि आर्टिकल 43 के ए में कहा गया है 40वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित की गई। तो श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया आर्टिकल 43 के ए में। 43 के ए में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया आर्टिकल 43 ए में। करा भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों को सूचीबद्ध कौन कौन है? तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता और छोटे परिवार का मानदंड, ये सब नहीं दिए गए। 2 चीज़ दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता दिया गया, भाग 4 में दिया गया। और इसे मातृभाषा की शिक्षा, ये सब नीति निर्देशक तत्व में 2 ये हुए, समान काम के लिए समान नागरिकता और समान काम के लिए समान वेतन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन का संरक्षण प्रदान करती है? तो दोहरा दंड से संरक्षण प्रदान करती कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 20 है जो दोहरा दंड से संरक्षण देती है, आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 कर की प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 महीने के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत बिना मुकदमा दायर किए उसे बंदी बनाया जा सकता है अधिकतम कितने माह के लिए? प्रत्यक्ष बंदीकरण के आधार पर एक व्यक्ति को बंदी कितने महीनों के लिए बनाया जा सकता है? अधिकतम 3 महीने के लिए, अधिकतम 3 महीने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता रूप में किसी विभेदन के विरुद्ध संरक्षण का समाविष्ट किया गया? तो समता के अधिकार। समता के अधिकार द्वारा क्या? तो मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के रूप में विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट किया गया? समता के अधिकार द्वारा अस्पृश्यता से विरुद्ध संरक्षण का समाविष्ट किया गया समता के अधिकार में। किसमें? समता के अधिकार में अस्पृश्यता को दूर किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 में मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार। संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है किसके द्वारा? तो मौलिक अधिकार द्वारा। आर्टिकल 30 में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है किसके आधार पर? मौलिक अधिकार के आधार पर। आर्टिकल 30 में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है मौलिक अधिकार के आधार पर, आर्टिकल 30 के रूप में। 13 कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का उद्देश्य नहीं? तो कल्याणकारी राज्य बनाना है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी नीति निर्देशक तत्व है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया, ये गलत है। कर धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है।
तो समता के अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। जो धर्म आदि के आधार पर विभेद का यानी प्रतिषेध, धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करना, ये समता के अधिकार है। कौन से अधिकार है? तो समता के अधिकार है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, ये आर्टिकल 15 में वर्णन किया गया है। और यह समता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? समता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। क्या संविधान के मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया था? तो 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कह सही उत्तर को चयन करना है। कह आर्टिकल 1940 में ग्राम पंचायत का गठन, ये सही है। 41 में क्या है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोग की सहायता पाने का, ये क्या है? तो ये क्या, ये भी 43 में है। 43 में मनोचित दशा है ना। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोग, ये भी सही है। 44 में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। 48 के काम में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का गठन किया, काम में किया गया है। एक से अधिक हो जाएगा इसका सही। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन एक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण के अधिकार है जो सभी व्यक्तियों का प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल तक या समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है जो आपातकाल के भी दौरान इसका समाप्त नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 है जो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को क्या देती है? निर्देश देती है आर्टिकल 40 के तहत। सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों के समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों के लिए व्यवहार कर सकता है। तो ये क्या? तो कह रहा है सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों के आधार पर राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो ये सही है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर उद्देश्य पर, मतलब कह रहा है कि सामाजिक और समाज के आधार पर, इसका आर्थिक और राजनीतिक के आधार पर असमान लोगों के भिन्न व्यवहार कर सकता है। यह संविधान में कहा गया। फिर कह रहा है समान लोगों के में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। तो ये भी सही है। समान रूप लोगों के लिए विधि समान होगा और समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। तो ये और दोनों का क्या सही और ये और आ रहे जो सही स्पष्टीकरण है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार है जो ये प्रदान नहीं करता। समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं है। मद्रास राज्य बनाम दोराया राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम और निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार को संशोधन किया गया था। मद्रास राज्य बनाम दोराया राजन ने 1951 के मुकदमे पर भेदभाव का विरुद्ध अधिकार को क्या किया गया था? मौलिक अधिकार में संशोधित किया गया था। भेदभाव के आधार पर क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। मद्रास राज्य बनाम किसके लिए? भेदभाव का विरुद्ध का अधिकार ये जोड़ा गया था। भेदभाव मद्रास बनाम राज्य दोराया राज्य राजन, ये 1951 में मुकदमा किया गया था भेदभाव विरुद्ध के अधिकार में। किसमें? भेदभाव विरुद्ध के अधिकार में किया गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक में सुनिश्चित किया गया। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। निम्न में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार है जो मानव अधिकार है और भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी। मानव अधिकार और भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षक का अधिकार मौलिक अधिकार। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों का भी उपलब्ध किया गया? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार केवल भारतीय मानव व्यक्ति को दिया गया है। देश में किसी भाग में भारतीय व्यक्ति संपत्ति का अर्जन केवल भारतीय होगा। संवैधानिक निराकरण
संवैधानिक निराकरण का अधिकार किसको दिया गया है? तो गैर नागरिकों के भी उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। फिर करा कि संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1958 में हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों के भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक राजतंत्र को प्रजातंत्र को क्या करना? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उद्देश्य था। वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। क्या? एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, पहले कानूनी अधिकार था, बाद में 44वें संविधान 1958 के द्वारा वैधानिक अधिकार कर दिया। फिर करा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो मानववाद है। क्या है? तो मानववाद है। जो आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। ठीक है, मानववाद के नहीं है। कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन लिखित में से किस मुकदमे में किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन लिखित में से किस मुकदमे में किया गया था? तो मूल संरचना सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत है। ठीक है, संविधान क्या है? तो मूल संरचना सिद्धांत है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा गया था। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार दिया गया। तो आर्टिकल 19 के 1 के तहत कहा गया कि निजी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया। 19 के 1 के तहत भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विरोधीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को विरोधी करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये सब क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार। व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार का भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। फिर आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से संबंधित? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर परिवर्तनीय है या नहीं, जबकि मौलिक अधिकार हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व है जो परिवर्तनीय नहीं है, नहीं न्यायालय में जा सकते। मौलिक अधिकार को न्यायालय में जा सकते हैं। भारत की प्रभुत्व और एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसमें अक्षुण्ण रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कितने? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। कर डैश बिना कर्तव्य की उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो यह क्या है? तो अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार की जैसे मनुष्य क्या है? परछाई। तो यह अधिकार हो जाएगा। कर भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून की प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में कहा गया कि कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून की प्राथमिकता देती है? तो आर्टिकल 13 कहते हैं कि संसद या राज्य के विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम को प्राथमिकता प्रदान करती है। किसके द्वारा? तो आर्टिकल 13 के द्वारा संसद या राज्य विधानपालिकाओं के बनाए गए नियमों का पालन करता है। तो आर्टिकल 13 के द्वारा यह बात करती है। कर संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। आर्टिकल 25 में। कर निम्न में से कौन एक गलत है? तो मूल कर्तव्य एक मौलिक अधिकार का मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा, ये गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान का भाग 4 है जो मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। 51 के में भारतीय नागरिक मौलिक कर्तव्य का व्याख्या किया गया, ये भी सही है। लेकिन मूल कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है।
मूल कर्तव्य जो किसका हिस्सा नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, हिस्सा है तो ये गलत है, ठीक है, न्याय है। फिर कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न बात का विचार कीजिए, ठीक है। तो भारत के राजकृत विरोध एक गारंटी है, मौलिक अधिकार के संबंध में कौन विचार, तो यह राजकृत के विरोध एक गारंटी है। भारत के संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करती है, तो मौलिक अधिकार है राजकृत विरोध का एक गारंटी है। मौलिक अधिकार क्या है, तो राजकृत के विरोध का एक गारंटी संविधान के भाग 3 में दिया गया। मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। मौलिक अधिकार है सामाजिक आर्थिक को और तथा राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करती है मौलिक अधिकार। इनमें से एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है, तो वन्य प्राणी, क्या रहना चाहिए, मौलिक कर्तव्य वन्य प्राणी, ये सब नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, तो बाध्य योग है। मौलिक अधिकार न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक है तो बाध्य योग नहीं है, अबाध्य है। और इसमें क्या है, तो इसमें न्यायालय नहीं जा सकते मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। कर भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, कर भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासक के लिए आधारभूत है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व जो शासक के लिए, कौन सा देश के शासक के लिए आधारभूत है, तो राजकीय नीति निर्देशक तत्व जो किसी भी देश के, मतलब कौन देश के शासक के लिए आधारभूत है, देश के शासक के लिए आधारभूत कौन है, तो राजकीय नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 12 से 35 है और 36 से 51 तक क्या, तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है मौलिक अधिकार का संरक्षण। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत करती है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा में। किसमें, प्रौढ़ शिक्षा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसका नीति में 16 वर्ष के आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ये गलत है। 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो माघा पेय के उपभोग के निषेध करना, गाय और बछड़े के वध निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बाकी सब ये 16 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क किया जाना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कर भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण करती है, आर्टिकल 21। कर भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, तो अधिकार कर्तव्य के साथ ही सहसंबंध दर्शाते हैं। कौन सा अधिकार है और कर्तव्यों के बीच सही संबंध दर्शाता है, तो अधिकार और कर्तव्य के साथ सही संबंध दर्शाता है, अधिकार और कर्तव्य के साथ सही संबंध दर्शाता है। करा कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों को शामिल किया गया है, तो संविधान में नागरिकों को शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को शामिल किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, अबाध योग्य है, अबाध योग्य। करण लिखित में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो ये नहीं है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मद्य निषेध है, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के शिक्षित नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है। कर भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, विदेश नीति आर्टिकल 51 से संबंधित है, विदेश नीति आर्टिकल 51 से। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, आर्टिकल 17 के द्वारा। कर लिखित में से कौन मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया था, सूचना के अधिकार है जो कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, सूचना का अधिकार। देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, लिंग समानता के अधिकार है, शोषण विरुद्ध के अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया, सूचना का अधिकार। करा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें समानता का अधिकार है, शोषण का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार नहीं है, सब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है।
संपत्ति के अधिकार वर्तमान समय विधि के अधिकार है। तर भारतीय संविधान अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकार को प्रदान किया है, आर्टिकल 12 से 35 में। करा है कि नीचे दी गई कूट कचहरी अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना आर्टिकल 51 के ग में। ये विधि के प्रति आदर बढ़ाना आर्टिकल 51 के ग में। कर प्राणियों की प्रति दया भाव रखना आर्टिकल का के 6 में। और ज्ञान अर्जन के सुधार के भावना का विकास अनुच्छेद का के ज में। ये सब क्या है? राज्य लोक सेवाओं के न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना आर्टिकल 50। तो इनमें से एक से अधिक सही, ठीक है ना, इनमें से एक अधिक सही, इसने हम लोगों ने पता है कुछ। भारत के संविधान में 44वें संविधान से मौलिक अधिकार की श्रेणी निम्नलिखित में किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार हटा दिया गया। निम्न में से किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति दिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के दिया गया। कर स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठाकरण होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो घेराव अफसर जो कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं होता है। तो घेराव अफसर ये नहीं है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होने एकत्रित जनता के जिनके हथियार नहीं रखना, इस आधार पर अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन से नागरिक संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार से किसे निष्कासन किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधि का अधिकार कर दिया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण की स्वतंत्रता दी गई? तो आर्टिकल 25 के द्वारा अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता माना गया। आर्टिकल 25 में सिखों कृपाण रखते हैं, आर्टिकल 25 सिखों कृपाण रखते हैं किसके, किस आर्टिकल के? आर्टिकल 25 के। भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है। तो अपने माता पिता और गुरु को आदर करना, ये भाग 4 में वर्णित है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सभी लोगों के मध्यम भाईचारे का विकसित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। अपने समग्र संस्कृति और मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित रखना, ये क्या मौलिक कर्तव्य है। फिर कह रहा है कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन? तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये सही है, ऑप्शन सी। कर भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन नीति राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो समान आचार संहिता जो 42वें संविधान नीति द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया था। शोषण से बचे अल्पवयों का सुरक्षा जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह को जोड़ा गया था। उद्योग और प्रबंधन के श्रमिकों भागीदारी को भी जोड़ा गया था, लेकिन समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। राज्य के निर्देशक संघ में सम्मिलित नहीं, तो सूचना के अधिकार सम्मिलित नहीं है। फिर कर कल्याणकारी राज्य बनाने की समय भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व से भारतीय संविधान के अंदर कौन सा मूल कर्तव्य? तो लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति का है, लेकिन लोक चुनाव का मतदान करना है, इसमें मूल कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं? पारसियों का हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं करता? तो पारसियों के, बौद्ध, जैन को और सिखों के हिंदू शब्द में सम्मिलित करता है, लेकिन पारसियों को हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं करता। आर्टिकल 25 यह कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण को प्रावधानित किया गया? तो आर्टिकल 14 में कानून का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 में। संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? तो शोषण के विरुद्ध बच्चों के, स्त्रियों को और किसका? जनजातियों को, ठीक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार स्वीकृति करता है किसके? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के। 4 दलितों को नहीं, ठीक है। तो 1, 2 और 3 हो गया। बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों को शोषण का विरुद्ध का अधिकार दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा अधिकार से भारत के सभी विधि के समक्ष समानता के अधिकार हैं? ये है
विधि के समक्ष समानता के अधिकार सभी को उपलब्ध नहीं है। तो ये तो सभी को है। भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार है, ये सभी को नहीं। भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार सभी को नहीं है। और देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता सभी को नहीं है। 4 चुनाव लड़ने के अधिकार सभी को नहीं है। तो ये 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के समानता के अधिकार आर्टिकल 5 के अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया था 14 से 18 में। समता के अधिकार 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार, समता के अधिकार के वो, न्याय के अधिकार 3 गो, स्वतंत्रता के 5 गो। तो समता के अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया आर्टिकल 14 से 18, 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया 14 से 18 तक। निम्नलिखित अधिकार में कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो विधि के समक्ष समता के अधिकार ये सब है। विरोध भी देश भर में है, चुनाव लड़ने के, ये सभी को नहीं, विदेशी को नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा कि निम्नलिखित में से विधि में ये तो होंगे। आगे बढ़ो। करा नीचे दिए गए सहायता को सही चयन करना है। तो इसमें सही चयन ग्राम पंचायत 40 से समान आचार संहिता, ये गलत है। कृषि पशुपालन 48 है। ठीक है ना। समान आचार संहिता ये भी हमको नहीं पता। कार्य न्यायपालिका कार्यपालिका अलग है, कॉमन में किया गया। तो ये सब क्या है? तो सूची सहायता सही उत्तर का चयन करने, केवल एक ही सही, बाकी सब गलत। तब पंचायत 40 से समान है। ठीक है। करा संविधान संशोधन भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान में 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। कर भारतीय संविधान मान्यता देता है कि इसको धार्मिक भाषाओं और निरीह जातीय अल्पसंख्यकों, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक भाषाई और निरीह जातीय अल्पसंख्यकों को संविधान मान्यता देता है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 15 के 4 तथा 16 के 4, 15 के 4 तथा 16 के 4 के द्वारा संविधान में ओबीसी का आरक्षण किया गया। आर्टिकल 15 के 4 और 16 के 4 ओबीसी का आरक्षण आर्टिकल 15 के 4 और 16 के 4। किस अनुच्छेद में कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है? विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 14 के तहत जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1966 के सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, उपयुक्त में से सभी के द्वारा किया गया। इसका आंसर हो जाएगा जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा बाल श्रम को निषिद्ध किया गया। एक अधिकारी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान की आत्मा कहा गया। संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संवैधानिक उपचार के आधार को संविधान की आत्मा कहा गया। किस अनुच्छेद में विधिक सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया? तो विधिक सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया आर्टिकल 21 में। किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया? आर्टिकल 21 में विधि के सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया आर्टिकल 21 में। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सम्मिलित किया गया? तो राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन करने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है ना। राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन करना। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य का प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना 51 के काम में किया गया। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार सम्मिलित 51 के काम। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें, 51 के काम में कहा गया। भारतीय संविधान के 42वें अनुसंविधान में 51 के ए जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित किया 51 के ए। भारत के किस अनुच्छेद में 51 के काम जोड़ा गया? ठीक है। 44वें संविधान धन संपत्ति के अधिकार तो एक सही है। और 12वें अनुच्छेद में 300 के विधि अधिकार किया गया। तो ये क्या हो गया? तो ये
ये भी सही है, 12वां भाग 12 में कर दिया गया है और 44वां संविधान 1978 में हुआ था। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। फिर कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के व्यक्ति का अधिकार का संरक्षण है? आर्टिकल 21 के तहत कोई अपने पसंद की व्यक्ति के से शादी करने का अधिकार का संरक्षण देता है कौन? तो आर्टिकल 21। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है? आर्टिकल 21 देता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देती है? तो आर्टिकल 30 है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देती है। स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देती है आर्टिकल 30। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 30 देती है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि की समाज समानता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है विदेश का, लेकिन अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी नहीं दिया गया विदेशी को। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब संसद में पारित किया गया था? 1976 में बंधुआ उन्मूलन पारित किया गया था 1976 में। कब? 1976 में। उन्नीस सौ छिहत्तर में बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1976 में। कराई की निम्न में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं? तो अस्पृश्यता 17 ये सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अपने इसी के तहत क्या रखते हैं? सिखों कृपान रखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण आर्टिकल 29 में। और अपना अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकता है आर्टिकल 30 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका करा गिरफ्तारी निरोध का विरुद्ध संरक्षण 24 में बलात्कार में। ठीक है ना, 20 और 22 में क्या? तो गिरफ्तारी के निरुद्ध संरक्षण। तो ये और इसका भी गलत हो जाएगा। किस बाद में संसद मौलिक अधिकार को संशोधन का अधिकार दिया था? तो केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था। केशवानंद भारतीवाद में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था। 6 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के बीच सही बच्चों के अधिकार है मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार सुरक्षित किया जाता है? आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार को सुरक्षित किया गया। आर्टिकल 21 के तहत निम्न में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो भाग 5 का मूल कर्तव्य, भाग 5 के 4 के काम में मूल कर्तव्य, 4 के नीति निर्देशक, 3 में मौलिक अधिकार है, 2 में नागरिकता है। ठीक है, तो 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक, 4 में राजकीय मौलिक कर्तव्य, भाग के 4 के काम है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली को व्यवस्थित किया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत को पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली में व्यवस्था किया गया था। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को धन केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे जो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली में संविधान संशोधन के 10 आदेशों के किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार और मौलिक कर्तव्य के। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? राज्य में सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अस्पृश्यता उन्मूलन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य को सुनिश्चित करने का प्रयोग किया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए।
कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति में आर्टिकल 19 में, ठीक है। भारत का सम्मिलित राज्य की नीति दे सकता तो लिया गया आयरलैंड से। फिर कह रहा भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में जोड़ा गया। कह रहा कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों तो उद्योग प्रबंध कामगारों की सहभागिता, उद्योग प्रबंध में कामगारों की सहभागिता। फिर कह रहा है कि देश की रक्षा करना ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया। तो देश की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है। आयकर अदा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये हमारी समाज संस्कृति गौरवशाली की परंपरा को सुनिश्चित करना, संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो 1 3 4 हो जाएगा। लेकिन टैक्स अदा करना ये सर मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद अधिकार क्षेत्र का विस्तार शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में। उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार के मामले में आर्टिकल 21 के तहत आर्टिकल 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार उसमें शामिल किया गया था। सर शिक्षा के अधिकार शामिल किया गया था किस मामले में, तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में आर्टिकल 21 के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 में शिक्षा का क्षेत्र जोड़ा गया था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश में। फिर कह रहा है कि विधि नियम या कानून के अधिराज का मतलब क्या होता है, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए न्यायतंत्र, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में संविधान का अनुच्छेद 21 के दायरा में क्या नहीं मिलता, तो मृत्यु दंड नहीं मिलता। चिकित्सा द्वारा घायल की चिकित्सा ये सहायता देता, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न देता, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये सब क्या तो 21 के दायरे में आता है, लेकिन मृत्यु दंड 21 के दायरे में नहीं आता, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है मौलिक अधिकार, तो आर्टिकल 23 से 24। तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 24, बच्चों के शोषण के विरुद्ध है आर्टिकल 24 है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अवांछनीय आलोचना के आधार पर, अवांछनीय आलोचना के आधार के कारण नागरिक के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अवांछनीय आलोचना पर, ठीक है। कर सेवा के अधिकार का अवधारणा प्रारंभ हुआ ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा का अधिकार का अवधारणा का प्रारंभ हुआ ग्रेट ब्रिटेन से। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, तो समान नागरिकता संहिता है जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। कर उच्च न्यायालय के समान कार्य करने के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार के निगमन करने हेतु सक्षम किया गया। तो संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी शब्द 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और 16 में एक संविधान के 23 के साथ मिलाकर पढ़ना, ठीक है। संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी शब्द को आर्टिकल 14-16 में समाजवादी शब्द का जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकार को रक्षा तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो संविधान का मौलिक अधिकार का रक्षा तथा संविधान का अभिभावक माना जाता है किसे, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, ठीक है। करें कि इनमें से किस संतुति पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अध्ययनों के लिए निम्न में से कौन भागों में विभाजित किया जा सकता, समाजवादी, उदारवैदिकतावादी, गांधीवादी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत के संविधान को किस भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो विभाजित किया जा सकता है समाजवादी, उदारवैदिकतावादी और गांधीवादी को, सभी को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन के लिए विभाजित किया जा सकता है। समाजवादी को, उदारवैदिकवादी को, गांधीवादी को, सभी को उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्न में कौन राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है, तो इसमें से निहित है कौन, तो पुरुष और स्त्री के समान कार्य के लिए समान वेतन, यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया।
फिर करा भारतीय संविधान की स्वतंत्रता के अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। तो स्वतंत्रता के अधिकार 19 से आर्टिकल 19 के 22 में टोटल कितना है 5 अधिकार स्वतंत्रता के लिए 5 अधिकार कितना 5 अधिकार स्वतंत्रता के लिए दिया गया। टोटल 5 अधिकार दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार में। टोटल कितने अधिकार 5 अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अधिकार 5 अधिकार दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ो। करण निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मानव दुर्व्यवहार बलात्कार प्रतिषेध, तो ये सही है। अब अल्पसंख्यक वर्ग हितों के संरक्षण से संवैधानिक विचारों का संबंधित, लेकिन कह रहा है कि शिक्षा एवं संस्थाओं के प्रशासन रूप में अल्पसंख्यकों का भरों का संरक्षण आर्टिकल 31 ये गलत है। कह रहा बलात्कार में जो आर्टिकल 23 में है, बच्चों के शोषण के आर्टिकल 24 में दिया गया। बलात्कार 23 में, अल्पसंख्यक वर्ग हितों के संरक्षण 29 में, और अपने अनुसार संचालन को स्थापित कर सकते अल्पसंख्यक आर्टिकल 30 में। 25 के तहत सिखों अपना कृपान रख सकते हैं आर्टिकल 25 के तहत में। तो इसका ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या एक ऐसा चेक जो बैंक सुविधा अनुसार अदा कर सकते। किसने कहा था केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। कौन बोले थे, केटी शाह के द्वारा बोला गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथनों में से सही नहीं। मूल अधिकार का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति। ये मूल अधिकार कौन से कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, ये सही नहीं है। देखो क्या मुंशी प्रारूप बनाने वाला समिति के एक सदस्य ने संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की। तो ये भी सही है। मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का, शोषण का, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। दुनिया दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बीच में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। भारत के किस भाग में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक है। तो भारत के उत्तरी भाग में झील तथा तालाबों का उपयोग सबसे अधिक है, भारत के उत्तरी भाग में। राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती। तो सतलज नदी से निकलती इंदिरा नहर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कह कावेरी जो कि मेट्टूर बांध पर है, कावेरी नदी मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। फिर कह राणा प्रताप नागार्जुन सागर बांध की कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर बांध कहाँ पे, कावेरी नदी पर है। फिर राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर, तो चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध। और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बांध कौन सी नदी, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। देखो एक बार फिर मेट्टूर बांध कावेरी नदी, नागार्जुन कृष्णा नदी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, और ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि राजस्थान के इंदिरा गांधी किस नदी, सतलज नदी के किनारे राजस्थान की इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी से निकलती है इंदिरा नहर। राजस्थान के इंदिरा नहर सतलज नदी से निकलती है, वही क्वेश्चन है। फिर कह निम्न में से कौन सा सुमेलित करना है। तो नीरा नहर और पर सुमेलित नहीं है। तो नीरा नहर परियोजना कहाँ, तो महाराष्ट्र में ये सुमेलित है। नीरा नहर महाराष्ट्र में। उकाई नहर परियोजना कहाँ पे, गुजरात में। घाटपर्वा कर्नाटक में। जवाई परियोजना तमिलनाडु में। नहीं, गलत। उकाई गुजरात में, नीरा महाराष्ट्र में, घाटपर्वा कर्नाटक में। ये सब सही है। ठीक है, कह रहा है कि लैगून तथा झीलों के संदर्भ में विचार कथनों पर कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। लैगून और झील से प्राप्त संसाधन का उपयोग केरल तथा पश्चिम राज्यों के पीने के लिए किया जाता है। तो ये गलत है। ये क्या, लैगून और झीलों के प्राप्त जल संसाधन का उपयोग केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के लिए किया जाता है। तो ये गलत बात है। लैगून तथा झीलों के संसाधन का उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों में आदि सिंचाइयों में किया जाता है। तो ये सही है। लैगून और झीलों का कुछ उसका उपयोग मछली पालन और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ये सब सही है।
क्या दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत का सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है दक्षिण भारत का सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है सिंचाई भारत दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। फिर कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ था। इसका उद्गम सतलज नदी के हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में हुआ था। या सतलज नदी के हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ। सतलज गांधी के हरिके बांध से निर्माण हुआ था। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित जलाशयों में से एक मध्य प्रदेश के हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ था। तो हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ था इंदिरा गांधी सागर बांध से। इंदिरा गांधी सागर बांध से मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ था इंदिरा सागर बांध से। इंदिरा सागर बांध से। इंदिरा नहर किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है तो पी पी सिंचाई से जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है पी सिंचाई से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से। आगे बढ़े। भारत में नलकूपों के सिंचित अधिकतम क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सिंचित का। फिर कह रहा है कि जलभूत एक संतृप्त भूवैज्ञानिक है जिनके द्वारा कुओं की क्षमता अनुसार जल उपलब्ध होता है। तो ये सही है। जलभूत एक संतृप्त भूवैज्ञानिक है जिनमें कुओं की क्षमता अनुसार जल उपलब्ध होता है। संस्तर की ऊपरी परत जिसमें छिद्रित स्थान या दरारें पूर्णतः जल से भरी होती है और उसे भौम जल स्तर कहते हैं। जो दरार छिद्रित के द्वारा दरार से पूर्णतः जल से भरी होती है उसे भौम जल कहते हैं। संतृप्ति क्षेत्र में धरातलीय सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को भौम जल कहते हैं। ये भी सही है। जल संसार की भूमि की एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई जिसमें जल एकत्रित होती है। ये भी सही है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं। कृषि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। तो ये भी सही। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ क्या हैं? तो मौसमी है। तो ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। कार्टून ऋतिका वही 15 क्वेश्चन और खत्म करके निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना का विरोध है? तो मेघा पाटेकर है जो सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किए थे। मेघा पाटेकर। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध कौन किए थे? मेघा पाटेकर के द्वारा सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किए थे मेघा पाटेकर। फिर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है। संसार में सबसे लंबा बांध कौन सी बांध? संसार का सबसे लंबा बांध किस नदी पर? तो महानदी पर है। लंबा बांध महानदी पर है। एक गलत क्वेश्चन है। संसार के सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। ये गलत है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का जल स्रोत निम्न के संगम पर होता है। ब्यास और सतलज के संगम पर होता है। प्रमुख जल इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न किस नदियों के संगम पर है? तो ब्यास और सतलज के संगम पर है। ब्यास और सतलज के संगम पर नदियों का संगम है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना जो पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक है। आगे बढ़ो। कह भारत में सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक सिंचाई विस्तार पंजाब है। आगे बढ़ो। कह रहा है कि जल पुनः चक्र और पुनः उपयोग करके संदर्भ में कौन सी कथन सही है? तो इसमें कथन को सही है। कौन? पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। पुनः चक्र या पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योग में करने वाले जल पर प्रवाहित होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। ये भी सही है। पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है।
पुनः चक्रण पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योग में करने वाले जल पर होने वाले लागत को कम किया जा सकता है। पुनः चक्रण द्वारा पूर्ति योग्य जल की उपाय देता का व्यापक है। तो ये दोनों 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो 2.5% है। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल 2.5% है। सोन नदी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम भाग में। दक्षिण पश्चिम में सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में। सोन नदी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल है। जो भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल है जो भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो कृषि क्षेत्र में भारत में जल सर्वाधिक होता है। करें इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। किस नदी प्रणाली जल सबसे अधिक उपयोग आता है? तो गंगा नदी का प्रणाली सबसे अधिक उपयोग में आता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है सारण सिंचाई परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर? तो नर्मदा नदी के तट पर है ओंकारेश्वर परियोजना। फिर करें निम्नलिखित में से किस राज्य के नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश है। कर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के समय विश्व में भारत के कौन से स्थान है? 132वें स्थान। प्रति व्यक्ति पर प्रति वर्ष जल की उपलब्धता विश्व भारत में कौन सा स्थान है? 132वां स्थान। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति 2012 के संबंध में विचार कीजिए। तो कह रहा है इस नीति में एक राष्ट्रीय जल संरचना कानून बनाने और अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी के घाटी इष्टतम विकास के लिए व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ठीक है। तो राज्य जल संरचना के कानून बनाने के लिए अंतर्राज्यीय नदी और घाटियों के इष्टतम विकास के लिए व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जल संसाधन की विकल्पना और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अनुकूलन कार्यनीतियों के अपनाने के लिए स्वीकार मानदंडों को समीक्षा पर जोर दिया गया। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। इनमें से राजस्थान का इनमें से राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कह रहा है कि नहर प्रणालियों में किससे बिहार के किस क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर में। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर में। निम्नलिखित में से नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर में। त्रिवेणी नहर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा नदी पर। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक होता है? उत्तर भारत में। कह रहा है कि विश्व में कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? विश्व के कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? तो महासागर में 96.5% पाया जाता है। विश्व का कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5%। कह रहा है कि इस नदी का परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी के संरक्षण की सुविधाएं मिलती है। तो चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिलती है। चंबल घाटी की परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलती है। ठीक है। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खदीन और जोहड़ भारत के किस राज्य से प्रचलित है? खदीन। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहड़ संबंधित है राजस्थान से। खादीन और जोहड़ संबंधित है राजस्थान के वर्षा जल संग्रहण के लिए जो तरीका है खादीन और जोहड़ राजस्थान में। खादीन और जोहड़। भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजना से। लघु एवं वृहद परियोजना से भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं वृहद सिंचाई परियोजना से। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत की कौन सी? तो गंगा नहर है जो विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था गंगा नहर। करनी में से कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं। तो नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती पैनगंगा में गोदावरी के सही का। और निजाम सागर है जो मंजीरा नदी पर है स्थित है। निजाम सागर किस नदी पर? मंजीरा नदी पर। घग्गर जल का इंदिरा गांधी नहर का उपयोग किया जाता है। ये गलत है। घग्गर नदी नहर।
कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर, सतलुज नदी पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर नरौरा में हुआ था। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है तो नरौरा पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा कहाँ पर है तो नरौरा में निचली गंगा नहर का उद्गम है नरौरा। निम्नलिखित नदी में परियोजनाओं के कौन ब्यास नदी पोंग बांध का जल का उपयोग करती तो इंदिरा गांधी नहर का परियोजना है जो पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। कौन ब्यास नदी के पोंग बांध का जल का उपयोग करती है तो पोंग जल का उपयोग करती कौन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पोंग डैम का पानी यूज करती इंदिरा गांधी परियोजना। सलाल प्रोजेक्ट के संबंध किस नदी पर तो सलाल प्रोजेक्ट है जो चेनाब नदी पर सलाल प्रोजेक्ट है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसे, मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर से अधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, नर्मदा नदी पर है। कह रहा वर्षा जल संग्रहण ढांचों को हर घर बनाने किस राज्य का कानूनन अनिवार्य है। वर्षा जल संग्रहण के लिए ढांचों के लिए हर घर में बनाने का किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है तो ये तमिलनाडु में क्या है कि वर्षा जल का संग्रह हर घर में बनाना एक अनिवार्य कर दिया गया तमिलनाडु में। करे हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट है। जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट है जो क्या है तो प्रबंधन हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट है। नीरू या मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में, अरावारी पानी पसंद राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए चलाया गया। नीरू चलाया गया आंध्र प्रदेश में, नीरू अर्रावारी पानी पसंद राजस्थान। नीरू आंध्र प्रदेश में, नीरू आंध्र प्रदेश में जो पानी को वर्षा जल को संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। अरवारी पानी संसद चलाया गया था राजस्थान में जो जल प्रबंधन के लिए था। जल संभर से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय तथा भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से। 1 2 3 सभी के सभी सही हो जाएंगे। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था? गंगा नहर का निर्माण कौन किया था? गंगा सिंह जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1927 में किया गया था गंगा नहर का निचली गंगा नरौरा में। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से का निर्माण गंगा सिंह जी के द्वारा कब कराया गया था? 1927 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि क्षेत्र में होता है। कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों पर है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कृष्णा नदी जल विवाद है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच में है। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 4 राज्यों से क्या है तो कृष्णा नदी का विवाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? तो जल उपकार अधिनियम 1977, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उपयुक्त में से सभी जो जल प्रदूषण से संबंधित है। जल उपकार अधिनियम कब आया था? 1977 में आया था। जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। जल प्रदूषण को रोकने के कौन से उपाय कारगर नहीं? तालाबों एवं कीटनाशक दवाई नहीं। कल रसायन न गिराया जाए और कूड़ा करकट मल इत्यादि को न गिराया जाए। सड़ी गली वस्तुओं को तालाब में न फेंकी जाए। जल संरक्षण। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय किया गया था? तो सरदार सरोवर बांध को। नर्मदा बचाओ आंदोलन में किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय का विरोध कर रहा था? तो सरदार सरोवर बांध का। सरदार सरोवर बांध का ऊंचाई के बढ़ाने के अविलंब में का विरोध हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन में। नर्मदा बचाओ आंदोलन में किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय का विरोध कर रहा था? सरदार सरोवर बांध का। सरदार सरोवर बांध का। कह रहा है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था? कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बाढ़ का नियंत्रण करना।
क्या निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर रहे हैं विचार करें। नदियों के प्रदूषण का संकेंद्रण ठंडी के होता है। साला कोची कोची। हाँ, भारत के नदियों क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच में। भारत के नदी क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी क्षेत्र है। ये सही है। सबसे प्रदूषित यमुना। भौम जल प्रदूषण के कारण भारी विषैली धातुओं फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण होता है। भौम जल प्रदूषण का कारण भारी विषैली धातुओं फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण होता है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन गुणवत्ता का मॉनिटरिंग करता है। तो 2 और 3 और 4 होता है। भौम जल प्रदूषण के कारण भारी विषैली धातुओं फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण होता है। बाहर भैया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है। तो ये भी सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 1 2 3 4 सही हो जाए। एक गलत है। नदियों के प्रदूषण का संकेंद्रण के ठंडी के होते हैं। गलत है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना संबंधित है किससे? जल प्रबंधन से हरियाली योजना संबंधित है। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तो ये सही है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत। और बहुउद्देशीय परियोजना जो घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती है। ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा क्या होता है? औद्योगिक और घरेलू के रूप में जल को आपूर्ति करती है। बहुउद्देशीय परियोजना के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। तो ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजना के भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएगा। भारत ने माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनेश जे दस्तूर ने। भारत में माला नहर तंत्र को कौन प्रस्तावित किया था? दिनेश जे दस्तूर ने। दिनेश जे दस्तूर ने भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। कौन? दिनेश जे दस्तूर ने। कारण निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल का संसाधन में सबसे कम है? तो स्वर्णरेखा नदी बेसिन में भौम जल संसाधन में सबसे कम है स्वर्णरेखा बेसिन में भौम जल सबसे कम पाया जाता है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बाण सागर नहीं है। बरगी है, ओंकेश्वर है, इंदिरा सागर है। लेकिन बाण सागर नर्मदा नदी के तट पर नहीं है। कह इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किससे प्राप्त करती है? तो ब्यास से करती है, रावी से करती है, सतलज से करती है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर चेनाब से नहीं करती है। रावी, ब्यास, सतलज से करती है और लेकिन चेनाब नदी से नहीं करती। तो इसका 1 3 4 सही हो जाएगा। आगे देखो। कह फरक्का की नहर जलवहन क्षमता कितना? तो 40,000 क्यूसेक है। फरक्का की नहर का जलवहन क्षमता कितना? 40,000 क्यूसेक है। केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती। केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती। केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? वहाँ करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है। कर जल एक जैविक संसाधन है। ये सही है। जल क्या है? जैविक संसाधन है। पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा लगभग 3%। ये गलत है। गोदावरी, कृष्ण और कावेरी वार्षिक जल प्रवाह उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों की अपेक्षा अधिक है। ये गलत है। ठीक है। तो केवल एक सही है। जल एक क्या है? जैविक संसाधन है। कह भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब चालू किया था? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था 1986 में। और 1946 में क्या था? पर्यावरण संरक्षण भी 1946 में था। तो पेयजल मिशन चालू हुआ था 1986 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवल बोए गए क्षेत्र पर 85% भाग पर वर्षा पर आश्रित है। तो ये सही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र पर 85% भाग वर्षा पर निर्भर। ये सही है। महाराष्ट्र और राजस्थान भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ने के कारण भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग है।
महाराष्ट्र और राजस्थान में भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ने के कारण भूमिजल संसाधन का अत्यधिक उपयोग है। ये गलत है, ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में? केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में कराए कि धरातलीय जल संसाधन, धरातलीय जल का मुख्य स्रोत है नदियाँ, झील, तलैया और तालाब, ये सब धरातलीय जल है। करा भारत में सभी नदियाँ बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही प्रयोग किया जा सकता है। 1/3 क्या किया जाता है? धरातलीय जल का प्रयोग किया जाता है सभी नदी बेसिन में। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। धरातलीय जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो नदी, झील हो गया, तलैया हो गया, तालाब हो गया। भारत में नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का उपयोग होता है। वार्षिक प्रवाह की 1/3 कितना होता है? धरातलीय जल का प्रयोग किया जाता है। 1 और दोनों सही हो जाए। भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु है जो भारत में भौम जल का उपयोग करने वाला सर्वाधिक है। इसी के साथ सेवा समाप्त करो। जय हिंद।